EMRS टायर 2 के एग्जाम का ये जो MCQ वाला पार्ट था उसको आज हमने पूरा सॉल्व करा दिया है। याद रखिएगा ये जो MCQ क्वेश्चन है ना सारे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि आपको PGT के बच्चों को पढ़ाना है तो उसके हिसाब से ये जो क्वेश्चन बनाएगा बहुत परफेक्ट क्वेश्चन बनाया गया है, एकदम कंसेप्चुअल, कोई इधर उधर नहीं बनाया गया है। तो इसके आधार पे आप अपना जो नंबर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जिसके आधार पे हम लोग ये देख पाए कि कहां तक ये कट ऑफ जाने की संभावना। पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। पहला स्टेटमेंट है इसका क्या क्या हो सकता है। प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, क्या ये पॉसिबल है। दूसरा स्टेटमेंट है जो फर्म्स होती हैं वो ऑलवेज ऑपरेट करती हैं मिनिमम ऑफ एवरेज कॉस्ट। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अगर परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट है, ऐसा मार्केट है जिसमें परफेक्टली कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन में जो इक्विलिब्रियम बनता है उसका कुछ सिचुएशन इस तरीके से होता है। क्यों हुआ, ये प्राइस हुआ। इसका जो डिमांड कर्व बनता है वो कुछ इस तरह बनता है जहां पे AR इक्वल टू MR होता है। ये कर्व AR का भी है और MR का भी है। जो यहाँ इक्विलिब्रियम बनता है ये MC का कर्व हुआ, तो MC इक्वल टू MR इस पॉइंट पे बनता है, इस पॉइंट पे नहीं बनता है। इसका कारण मैं किसी और लेक्चर में बताऊंगा। इस पॉइंट पे बनता है, तो इस पॉइंट पे क्या होता है, MC इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू AR होता है। AR यहाँ क्या है, AR ही क्या है, प्राइस है। ठीक है, तो प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट तो होता ही है, लेकिन फॉर्म ऑलवेज ऑपरेट एट मिनिमम ऑफ एवरेज कॉस्ट नहीं होता है। ये ओनली किस में होता है, लॉन्ग रन में होता है, शॉर्ट रन में नहीं होता है। शॉर्ट रन में सारी सिचुएशन मिलेंगी। जैसे शॉर्ट रन में अगर प्रॉफिट बनाना है, मान लीजिए नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है, तो आपको यहां से एवरेज कॉस्ट निकालना होगा। ठीक है, कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस आपको देखना हो, प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको देखना है तो आपको एवरेज कॉस्ट का कर्व देखना पड़ेगा, वो कि उसका सिचुएशन किस तरीके से है। अगर एवरेज कॉस्ट यहां से गुजर रहा है जहां इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तब तो आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का सिचुएशन बनेगा। लेकिन यही एवरेज कॉस्ट अगर कुछ इस तरीके से हो गया तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा MC इक्वल टू MR हो रहा है और हम लोग जब मीट कराएंगे तो ये इतना, ये क्या हो जाएगा, लॉस वाला सिचुएशन हो जाएगा। ठीक है, इसी के बाद जब ये जो P होता है अगर ABC के बराबर होता है, अगर इसी सिचुएशन में हो गया तो वो क्या, शट डाउन पॉइंट कहलाने लगता है। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट से नीचे अगर प्राइस लेस देन ABC हो जाएगा तो प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा, प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो तो सही है, लेकिन दूसरा सही नहीं है, तो इसका A इज करेक्ट एंड B इज इनकरेक्ट होगा। Which of the following is true in case of negatively skewed distribution? तो तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग तीन तरीके से दिखाते हैं। एक तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। एक निगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाया जाता है। अब हम कर्व बनाते हैं इसका। जैसे मान लीजिए अगर आपको सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है तो आपका कर्व इस तरीके से होगा। यहाँ पे क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे जो मीन होता है वो मीडियन के बराबर होगा और मोड के भी बराबर होगा। ये तीनों यहाँ बराबर होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसका कुछ कर्व इस तरीके से बनता है। ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, यानी कि इसका इस तरीके से बनेगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, ये तो हो गया मोड, यहां होगा मीडियन और यहां हो गया मीन। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जब पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। ठीक है, और वहीं अगर हम लोग बात करें निगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की, निगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करेंगे तो उसका कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा। ये मोड हो जाएगा, यहां मीडियन होगा और यहां मीन हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, मोड इज ग्रेटर देन मीडियन और इज ग्रेटर देन मीन। तो ये अलग अलग तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो हमारा नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बोला है तो मोड सबसे ज्यादा होता है, तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। Which of the following statement is true in case of AC and MC? यानी कि आपको एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाते हैं पहले, उसके बाद इसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से रहता है।
ठीक है, ये रहा यहाँ कॉस्ट और यहाँ रहेगा क्वांटिटी। तो हम लोग जब कर्व बनाएंगे तो ये रहा एसी और इसके नीचे से काटते जाता है एमसी कर्व। ठीक है, तो अब इसी कर्व को देख के आप एनालाइज कर लीजिए। इफ एमसी इज लेस देन एसी, तो अब देखिए एमसी इस पॉइंट से इधर क्या है, ये कर्व एमसी है, एमसी को हम दूसरे कर्व से बना देते हैं, ये मान लीजिए है आपका एमसी कर्व। तो एमसी क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट से इधर एमसी लेस देन एसी है, तो जहां भी एमसी लेस देन एसी है, एसी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, एसी डिक्रीज कर रहा है, तो ये सही है। एमसी इज ग्रेटर देन, इस पॉइंट के आगे एमसी ग्रेटर देन है तो एसी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है इफ एसी डिक्रीजेज, अगर एसी डिक्रीज कर रहा है तो एमसी ऑल्सो डिक्रीजेज, एमसी ऑल्सो डिक्रीज कर रहा है। देखिए इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, अगर एसी डिक्रीज कर रहा है, ये लोएस्ट पॉइंट पे जाता है, एमसी उस पॉइंट तक क्या होता है, अपना डिक्रीज करता है, फिर वो बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ऑलवेज हमेशा अगर डिक्रीजिंग बोलेंगे तो ये सही नहीं होगा। एंड इफ एसी इंक्रीजेज, लेकिन अगर इफ एसी इंक्रीज कर रहा है तो एमसी ऑलवेज डिक्रीज, एमसी ऑलवेज इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये वाला सिचुएशन सही होगा। लेकिन ये वाला जो सही स्टेटमेंट है, इफ एसी डिक्रीजेज एमसी ऑल्सो डिक्रीजेज, ये सही नहीं है, क्योंकि उसमें ऑलवेज डिक्रीजेज नहीं होता है, एक पॉइंट के बाद वो इंक्रीज भी होता है। तो इसका बी वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, ओनली वन स्टेटमेंट सही है, तो इसका ओनली ए इज ट्रू होगा। 3 विल बी द करेक्ट आंसर। डिमांड कर्व ऑफ ए कंज्यूमर कैन बी डिराइव्ड यूजिंग प्राइस कंजम्पशन कर्व। प्राइस कंजम्पशन कर्व के हेल्प से हम लोग डिमांड कर्व बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। देखिए मीन हम लोग 3 तरीके से निकालते हैं, एक होता है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो इसका जो रिलेशन होता है, अर्थमेटिक मीन सबसे ज्यादा होता है, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर उसके बाद हार्मोनिक मीन। तो सबसे ज्यादा ये फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दिया हुआ है, आपके पास प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज, यानी कि डेल पी अपॉन पी परसेंटेज टर्म में दिया हुआ है, तो आपको क्वांटिटी का ही चेंज हमको बताना है। तो देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, डेल क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल पी अपॉन पी। अगर परसेंटेज टर्म में करोगे तो इंटू 100 और इंटू 100 कर देना होता है। ठीक है, ये वाला टर्म हमको दिया हुआ है 10%, तो पहले ही परसेंट में दिया हुआ है, तो इसको जब हम लोग नंबर में चेंज करेंगे तो 0.1 हो जाएगा। और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दिया हुआ 1.5। अब क्या है, हमको ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए इसको और इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.1 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कट करेंगे 10 आएगा, इसको कट करेंगे 10 आएगा, 15 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 0.15। तो ये नंबर टर्म में है। अगर इसी को परसेंटेज में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 15%। तो अब 15% क्या होगा, चूंकि सप्लाई का बात है और प्राइस इंक्रीज कर रहा है, तो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो प्राइस इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगा, यानी कि 15% इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। इन लॉस मेकिंग फॉर शटडाउन पॉइंट, देखिए शटडाउन पॉइंट भी पूछ लिया, तो शटडाउन पॉइंट क्या होता है, P इक्वल टू एबीसी के बराबर होता है, और इस पॉइंट तक क्या होता है, जो टोटल लॉस होता है वो टीएफसी के बराबर होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि इसका कर्व अगर हम लोग बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनता है, ये हम लोग कॉस्ट कर्व बनाते हैं, ये क्यू है, तो यहाँ पे जो एसी होता है ये एसी हो गया। ठीक है, और एमसी एक कर्व हम लोग बना देते हैं, एमसी इक्वल टू एमआर। मान लीजिए अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो एमसी इक्वल टू एमआर पे होता है, ये अगर हम लोग यहाँ एम आर इक्वल टू ए आर बनाते हैं तो ये इसी पॉइंट पे एसी भी मिल रहा है, तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का केस है। लेकिन अगर यही पॉइंट नीचे की ओर हम लोग शिफ्ट करा दे इसको ऐसे, और यहां हम लोग बना दे एबीसी, क्योंकि एवरेज कॉस्ट क्या होगा, एबीसी प्लस एएफसी होता है, और जो एएफसी का कर्व का ग्राफ कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है, ये एएफसी है। ठीक है, तो अब एएफसी और एबीसी को मिला के ही हमारा टोटल एसी बनता है। तो देखिए एएफसी इतना है और एबीसी इतना है, तो हमारा अगर मान लीजिए ये शिफ्ट कर रहा है, एमआर और एआर शिफ्ट करके कुछ इस तरीके से आ गया, इस तरीके से, तो यहाँ एमसी इक्वल टू एमआर मीट करेगा, ये है न्यू एमआर एआर। तो
अब क्या होगा, यहां पे मीट करेगा, लेकिन ये एबीसी पॉइंट तक है, तो यही शट डाउन, ये लॉस मेकिंग पॉइंट होता है, ये शट डाउन पॉइंट होता है। अगर इससे नीचे बनेगा तो क्या करेगा वो, अब जो एएफसी है यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है उसको भी वो रिकवर नहीं कर पा रहा है, लेकिन इस पॉइंट तक वो क्या कर रहा है, वेरिएबल कॉस्ट तो आ रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, जो टोटल लॉस है वो फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर ही है अभी तक। अगर उससे भी नीचे आएगा तो फिक्स्ड कॉस्ट के भी बराबर का लॉस अपना हैंडल नहीं कर पाएगा, इसलिए वो प्रोडक्शन ही छोड़ देगा। तो इसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड सिस्टम कब हुआ, तो 1998 में आया था। इफ जीएसटी ऑन टीवी सेट इज रिड्यूस द सप्लाई करो ऑफ टीवी सेट, ऑफकोर्स इसकी वजह से शिफ्ट करेगा, क्योंकि ये प्राइस की वजह से तो सप्लाई बढ़ नहीं रहा है, जीएसटी की वजह से बढ़ रहा है, तो शिफ्ट करेगा। अब कहां शिफ्ट करेगा, क्योंकि इसकी वजह से जीएसटी रिड्यूस हुआ है, तो शिफ्ट कहां करेगा, आउटवर्ड करेगा। आउटवर्ड करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। रेपो रेट क्या होता है, तो रेपो रेट एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो आरबीआई चार्ज करती है, किससे, कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन लेने के लिए। तो इसका 3 विल बी द करेक्ट आंसर। अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटी के अगेंस्ट होता है। ए प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी इंक्रीजेस, देयर विल बी, रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, शिफ्ट होगा। सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। When gross investment fall to zero, national income falling to zero, कौन प्रिवेंट करेगा, तो कंजम्पशन। 3 विल बी द करेक्ट आंसर। हाई पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी क्या इंडिकेट करता है, तो हाई पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी है। क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब गुड 1 है और गुड 2 है। तो मान लीजिए इसका अगर प्राइस बढ़ता है तो इसका क्वांटिटी रिड्यूस करेगा, तो अगर ये पॉजिटिव है यानी कि ये प्राइस बढ़ेगा, इसका क्वांटिटी बढ़ रहा है, तो ये क्वांटिटी घट रहा है, ये क्वांटिटी बढ़ रहा है, यानी कि ये सब्स्टिट्यूट गुड है, तो ये गुड सब्स्टिट्यूट है। फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या रिलेशन दिखा रहा है, देखिए P1 Q नॉट डिवाइडेड बाई P नॉट Q नॉट, इसका चेंज दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो क्वांटिटी है, जो कांस्टेंट है, ये बेस ईयर का क्वांटिटी है। तो जहां भी बेस ईयर का क्वांटिटी दिखाएगा, बेस ईयर का टर्म दिखाएगा, तो वहां पे हम लोग लेस पीरियड, ठीक है। अगर यही प्रेजेंट ईयर ये क्वांटिटी Q1 रहता, यानी कि प्रेजेंट ईयर का क्वांटिटी रहता, तो ये क्या हो जाता है, 500 हो जाता, ठीक है। ये इतना याद रखिए। दूसरी बात, ये जो दिखा रहा है P1 और P नॉट, ये प्राइस में दिखा रहा है, प्राइस में दिखा रहा है, यानी कि ये कैसे इंडेक्स होगा, प्राइस इंडेक्स होगा। अगर यही चेंज Q1 क्वांटिटी में दिखाता, अगर यही चेंज क्वांटिटी में दिखाता, तो ये कैसा इंडेक्स हो जाता, क्वांटिटी इंडेक्स हो जाता, ठीक है। तो यहां पे ये प्राइस इंडेक्स की बात कर रहा है, तो प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स हटा दीजिए, प्राइस इंडेक्स की बात कर रहा है। दूसरी बात बेस ईयर है, तो लास्ट ईयर है, यानी कि थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। द क्लासेस इन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर, क्या होता है, ऑल इंक्लूसिव होता है एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। सपोज फॉर टू वेरिएबल एक्स एंड वाई द कोवेरियंस दिया हुआ है और इसका कोवेरियंस का वैल्यू 1.2 है, ठीक है। कोवेरियंस एक्स वाई 1.2 है। कोवेरियंस एक्स वाई 1.2 है। हमको सिग्मा एक्स दिया हुआ है 10, सिग्मा वाई दिया हुआ है 14, स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स स्टैंडर्ड डिवीजन वाई दिया हुआ है। हमको आर निकालना है। सिंपल हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स स्टैंडर्ड डिवीजन वाई। तो 1.2 इंटू डिवाइडेड बाई 10 इंटू 12, इसको करेंगे तो 10 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि कितना हो गया हमारे पास 0.01, यानी कि ये वैल्यू होगा। सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, तो ये क्या करता है, बाइंग एंड सेलिंग करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इन ओपन मार्केट। सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। इन इंडिफरेंस कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन टचिंग बोथ एक्सिस, तो ये क्या एग्जिबिट करता है, तो इस सिचुएशन में एक तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का केस बनता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का केस बनता है, और दूसरा एमआरएस कांस्टेंट होता है,
एमआरएस कांस्टेंट होता है। तो ये दोनों ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो दिख रहा है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का है लेकिन एमआरएस कांस्टेंट नहीं है, तो इसका परफेक्ट आंसर 4 होगा, याद रखिएगा। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कहां पे काउंट किया जाता है, तो ये कैपिटल अकाउंट में, सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। व्हेन एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इक्वल डिक्रीज इन गवर्नमेंट ट्रांसफर, आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि ट्रांसफर को हम लोग नेशनल आउटपुट में काउंट ही नहीं करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ता है, जो हमारे y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है, तो अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रहा है तो उसकी वजह से आपका आउटपुट क्या करेगा, इंक्रीज ही करेगा। किन्सियन इकोनॉमिक्स में क्या होता है, तो गवर्नमेंट हैज नो रोल, गलत है। बजट शुड बी बैलेंस, ये भी गलत है। गवर्नमेंट शुड एडॉप्ट ए रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, ये भी गलत है। गवर्नमेंट शुड इंटरवीन यूजिंग फिस्कल मेजर, ये सही है, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज एसिम्प्टोटिक टू बोथ एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सही है। दूसरा स्टेटमेंट है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज यू शेप्ड, ये गलत है, ये गलत है, ओनली वन इज करेक्ट, 3 विल बी द करेक्ट आंसर। Depreciation is loss of value of capital asset, fourth will be the correct answer. The rate of unemployment क्या होता है, तो number of unemployed divided by total labor force होता है into 100, first will be the correct answer. Total revenue will be maximum when price elasticity is equal to 1, correct answer, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 की सिचुएशन में क्या होगा, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस 1 बाई ई इक्वल टू 1 हो गया तो एम आर 0 होता है। जब एम आर 0 होता है तो टी आर मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट। एवरेज रेवेन्यू इज स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो मार्जिनल रेवेन्यू डबल होगा, तो ये भी सही है, दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ये भी कैसे होता है, ये हम लोग निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मार्जिनल रेवेन्यू है, ये मार्जिनल रेवेन्यू कैसे आता है, जब आप लोग टोटल रेवेन्यू को क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं क्यू के रिस्पेक्ट में। तो सेम उसी तरीके से अगर हम लोग एम आर को डी क्यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें तो हमको टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ए आर और एम आर का रिलेशन देखना है। तो ए आर कैसे आएगा, ए आर आता है टी आर डिवाइडेड बाई क्यू, तो आप एक बार ये निकाल लो और एक बार ये निकाल लो। आप जब ये वैल्यू निकालोगे तो देखोगे कि वो डबल रहेगा। इस तरीके से ये निकाला जाता है कि हमेशा ए आर जो होता है वो एम आर से डबल होता है, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट यहां सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोग्राम रेक्टेंगल इज करेक्ट, तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट बनता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिपेंड्स only upon number of item in the class as compared to the number of item in another class, third will be the correct answer. Which is true related to MRTP Act 1969 replaced by Competition Act 2002. Which of the following statement is true, the size of sample can never be as large as the size of population, गलत स्टेटमेंट है। Classes describe one characteristic of the data being organized, ये भी गलत स्टेटमेंट है। ए क्लास मार्क इज कैलकुलेटेड बाय एवरेजिंग द लोअर एंड अपर लिमिट, ये सही स्टेटमेंट है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम, ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। आफ्टर कैलकुलेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इफ योर कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2.2, अब देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया हुआ है, सेम तरीके से डेल क्यू इंटू 100 डेल पी अपॉन पी इंटू 100, ठीक है। अब देखिए ईडी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2.2। उसके बाद क्या दिया हुआ है, प्राइस ऑफ दिस नॉर्मल कमोडिटी इंक्रीज, ये दिया हुआ है 10%। 10% को अगर वैल्यू में हम लोग निकालेंगे तो 0.1 आ गया, ठीक है। तो हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, तब हमको ये आ जाएगा वैल्यू में। तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 इंटू 2.2, ये 10 ये 10, तो हमारा कितना हो गया 22 डिवाइडेड बाई 100। अब ये वैल्यू कितना आ गया, नंबर में आया है। अगर परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 22%। तो 22% क्या होगा, चूंकि क्या हो रहा है, प्राइस ऑफ नॉर्मल कमोडिटी इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज करेगा तो कमोडिटी डिक्रीज करेगा, यानी 22% घटेगा। सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। सपोज देयर इज ओनली वन डॉक्टर इन योर टाउन, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ मेडिकल सर्विसेज क्या होगा, तो प्राइस इलास्टिसिटी लेस इलास्टिक हो जाएगा, 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ट्रांजैक्शन डिमांड आल्सो डिपेंड ऑन इंटरेस्ट रेट, दिस थ्योरी
बॉमल एंड टोबिन के द्वारा दिया गया है। पॉपुलेशन मीन्स इन स्टेटिस्टिक्स पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन नहीं, टोटलिटी ऑफ ऑल द यूनिट, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, ये भी नहीं होगा। कैश रिजर्व रेशियो क्या है? द मिनिमम परसेंट ऑफ बैंक्स टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट दैट ए कमर्शियल बैंक इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट, सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। तो ये जब हम लोग माइनस करते जाएंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट आएगा, डेप्ट वाले कैपिटल रिसिप्ट, और यही तो होता है फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड। Which of the following may not lead to favorable balance of payment situation? BOT surplus नहीं, हाई अर्निंग फ्रॉम इंडिविजुअल नहीं, ये तो फेवरेबल सिचुएशन की ओर ले जाएगा। सरप्लस एफडीआई फ्लो नहीं। हाँ, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इससे क्या जो सिचुएशन बनेगा वो फेवरेबल नहीं रहेगा। ये सारे सिचुएशन फेवरेबल वाली सिचुएशन है। डिफेंस एक्सपेंडिचर यूनियन बजट क्या होता है? बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। In order to get GNP, which of the following is to be added or subtracted to GDP? तो नेट फैक्टर फ्रॉम इन जीडीपी में अगर हम लोग क्या करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को ऐड करेंगे तो हमारा जीएनपी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। Which of the following is not true regarding managed floating exchanges? The exchange rate is largely determined by the market. Yes, नॉट ट्रू बताना है। इन केस ऑफ एक्सेसिव वोलेटिलिटी सेंट्रल कैन कैन इंटरवेन, सही है। द एक्सचेंज रेट पॉलिसी इज गाइडेड बाय द नीड टू रिड्यूस अनप्रेसिडेंटेड वोलेटिलिटी, ये भी सही है। तो हमारा फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। स्पेकुलेटिव एक्टिविटी को इंकरेज नहीं करता है, ये गलत है, यानी फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। विच कमिटी इज रिलेटेड टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर? अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी, यही बनी थी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। ये कब बनी थी? तो ये 2004 में बनी थी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन कैन गिव स्ट्रेटेजिक रोल टू पब्लिक सेक्टर? तो 1956 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। तो थैंक यू एंड वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।